ठीक है जी, तो आज स्टार्ट कर लेते हैं आगे। पिछली क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ डेट वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया था। कॉस्ट ऑफ डेट जिसको हमने केडी से डिनोट किया था, कितनी तरह का डेट होता था? हाँ जी, कितनी तरह का डेट था, फटाफट से कोई बताएगा? कौन सा कौन सा? रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। क्या डिफरेंस था बिटवीन रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डेट? रिडीमेबल जब कंपनी वाइंड अप होती है तब रीपे किया जाता है, और रिडीमेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मुझे रिडीम करना होता है। चलिए, सबसे पहले इरिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डेट की फॉर्मूला की वैल्यू बताएंगे क्या थी, क्या कैसे, क्या फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स का, बता दीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। इंटरेस्ट किस वैल्यू पे निकाला जाता था? हाँ जी, इंटरेस्ट वाज कैलकुलेटेड ऑन विच वैल्यू? फेस वैल्यू पे। ठीक है, नेट प्रोसीड्स कैसे निकालते थे? इश्यू प्राइस माइनस दी कॉस्ट ऑफ इश्यू, बिल्कुल ठीक आपने बोला है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मुझे रिडीमेबल पार्ट ऑफ द डेट का बताना, फॉर्मूला क्या था? हाँ जी, रिडीमेबल पार्ट ऑफ द डेट इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स। हाँ जी, प्लस, ठीक है, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स जिसके बाद आपने उसको रिडीम करना है, डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 होल इनटू 100। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो फर्स्ट सोर्स ऑफ कैपिटल हमने खत्म कर दिया था, दैट वाज डेट। सेकंड है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल डिनोटेड बाय सिंबल केपी। ठीक है, प्रेफरेंस कैपिटल भी दो तरीके की हो सकती है, इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल। ठीक है, डिफरेंस दोनों का मतलब वही है जो अभी हमने डेट की बात की थी। इरिडीमेबल मींस विच इज टू बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और रिडीमेबल का मतलब है विच इज टू बी रिडीम्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो लिख लेते हैं रीपेबल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, और रिडीमेबल का मतलब है रीपेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, तो रिडीमेबल का मतलब है जो आफ्टर एन नंबर ऑफ इयर्स आपको रिडीम करनी है प्रेफरेंस कैपिटल, दैट इज द रिडीमेबल पार्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इरिडीमेबल का मतलब है जो सिर्फ बाइंडिंग अप या लिक्विडेशन के टाइम पे ही आपको रीपे करनी है कैपिटल। सच प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नोन एज द इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो पहले हम इरिडीमेबल का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट इज इक्वल टू, ठीक है, डेट के ऊपर आपने बोला था इंटरेस्ट पे करते हैं, तो फॉर्मूला में इंटरेस्ट था। शेयर के ऊपर क्या पे किया जाता है? हाँ, शेयर के ऊपर क्या पे किया जाता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है, तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट इज डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है जी, अब ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है, इसमें बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स का कंसेप्ट नहीं होता। जैसे हमने डेट में किया था कि या तो बिफोर टैक्स निकालने को पूछ सकता है या आफ्टर टैक्स निकालने को पूछ सकता है, पर प्रेफरेंस कैपिटल में आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स का कंसेप्ट नहीं होता। डायरेक्टली ये जो आपका आंसर निकला है ये आफ्टर टैक्स का ही आंसर निकलता है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? कोई बता सकता? डिविडेंड इज पेड ऑन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। ठीक है, वो प्रॉफिट जिस पे टैक्स ऑलरेडी माइनस हो चुका है उन प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दिया जाता है। तो डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स, तो इसमें बिफोर टैक्स वाला कंसेप्ट होता नहीं है। और 1 - टैक्स भी आपने यहाँ पर फॉर्मूला में अप्लाई नहीं करना है। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखेंगे, जैसे इंटरेस्ट के साथ इंटू 1 - टैक्स किया था आफ्टर टैक्स निकालने के लिए, डिविडेंड के साथ 1 - टैक्स अप्लाई नहीं करना है। क्यों?
क्योंकि डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, इसमें टैक्स का कंपोनेंट ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, इसलिए दोबारा से इसमें से टैक्स रिड्यूस नहीं करना होगा। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखेंगे। डिविडेंड दोबारा से ध्यान रखेंगे, कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, जैसे इंटरेस्ट हमने फेस वैल्यू पे निकाला था वैसे ही डिविडेंड भी हम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कर लेंगे। और नेट प्रोसीड्स का क्या फॉर्मूला था? नेट प्रोसीड्स हुआ इश्यू प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ इश्यू। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दी सेम फॉर्मूला, दो डिफरेंसेस क्या है, इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड कर दिया है, और यहाँ टैक्स रेट जो हमने टैक्स का कंपोनेंट होता था यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ टैक्स कंपोनेंट अप्लाई किया जाता था, यहाँ पर हमें ये चीज अप्लाई नहीं करनी। बोलो क्या चीज? हाँ, आफ्टर टैक्स इसमें टैक्स का रेट नहीं लगाना होता है। क्यों? क्योंकि जो डिविडेंड दिया जाता है वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स में से ही दिया जाता है, तो वो प्रॉफिट जिसमें टैक्स ऑलरेडी माइनस हो चुका है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज डिविडेंड। तो डिविडेंड में दोबारा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स कंपोनेंट उस पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है जी, तो कभी भी डिविडेंड इनटू 1 माइनस टैक्स नहीं करना, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। ठीक है जी, चले तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, फटाफट से इसको सॉल्व करके देखते हैं। अ कंपनी इशूड 10,000 9% preference share capital of rupees 100 each at a premium of 10%. Flotation costs were 1%, टैक्स रेट है से 50%, आपने कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन हमने लिखा है, वो कहता है कंपनी इशूड 10,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कॉस्ट ऑफ इशू या फ्लोटेशन कॉस्ट आपको 1% दिया गया है, टैक्स रेट 50% बोला गया है, तो आपने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल आफ्टर टैक्स का आंसर कैलकुलेट करके बताना। क्वेश्चन समझ आता है? ठीक है, जैसे डिवेंचर्स या डेट में हमने किया था वैसे ही यहाँ पर हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एक क्वेश्चन लिखा है। चले, सबसे पहले तो मुझे फेस वैल्यू बताएंगे कितनी है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हाँ जी, फटाफट से कोई बताएगा व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर? 10 लाख, दैट इज 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, 10 लाख रुपीज ये हमारी वैल्यू बन जाती है, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड कितना हो जाएगा? हाँ जी, डिविडेंड कितना हो जाएगा? 10 लाख का 9% दैट इज इक्वल टू 90,000 रुपीज। बिल्कुल ठीक आपने बोला। इश्यू प्राइस कितनी हो जाएगी? हाँ जी, व्हाट इज द इश्यू प्राइस? 110। 100 रुपए का शेयर था, 10% के प्रीमियम पे आपने इश्यू किया था, तो 110 इंटू 10,000 नंबर ऑफ शेयर, तो इसका 11 लाख रुपीज आपकी इश्यू प्राइस की वैल्यू बन जाती है। कॉस्ट ऑफ इश्यू, हाँ जी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इश्यू? 1% ऑफ 1% ऑफ फेस वैल्यू, नहीं जी गलत है, 1% ऑफ द इश्यू प्राइस। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर परसेंटेज फॉर्म में आपको कभी भी कॉस्ट ऑफ इश्यू दिया गया होगा, दैट इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द इश्यू प्राइस। तो 11 लाख इश्यू प्राइस है, उसका 1% 11,000 रुपीज आपके कॉस्ट ऑफ इश्यू की वैल्यू बन जाएगी। तो नेट प्रोसीड्स हमारी क्या हो जाएंगी? तो नेट प्रोसीड्स विल बी इश्यू प्राइस 11 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ इश्यू दैट इज 11,000, तो 10,89,000 दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ नेट प्रोसीड। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, दैट इज डिविडेंड, डिविडेंड हमने निकाला था 90,000, टैक्स रेट लगा दें 1 माइनस 50%, आफ्टर टैक्स निकालना था मुझे, तो 1 माइनस टैक्स रेट लगा दें। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूँ कि लगा दें, नहीं लगाना जी। टैक्स रेट क्वेश्चन में चाहे आपको गिवन है, आपने अप्लाई नहीं करना है। तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स दैट इज 10,89,000 इन 200, ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
ठीक है, केपी जिसको हम बोल रहे हैं उसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार देख के बताना जी क्या आंसर आता है। 8.26%। प्लीज एक बार देख के बताइएगा, कोई डाउट तो नहीं है इतनी सी चीज में। कॉस्ट ऑफ इश्यू, कॉस्ट ऑफ इश्यू जब भी परसेंटेज में दिया गया होगा तो दैट विल बी अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द इशू प्राइस। तो जिस प्राइस में इशू किया है उसके ऊपर आपने वो परसेंटेज अप्लाई करनी है, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट हो जाएगा। अनलेस उसने बोला है कि 1% ऑफ द फेस वैल्यू, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 1% ऑफ द फेस वैल्यू तो अलग चीज। अगर सिर्फ परसेंटेज देके उसने कॉस्ट ऑफ इशू को छोड़ दिया है तो वो परसेंटेज हमेशा इस इशू प्राइस पे निकाली जाएगी, चाहे वो प्रीमियम पे है चाहे वो डिस्काउंट पे है। जिस भी प्राइस में आपने इशू किया है उस प्राइस पे आपने उसको अप्लाई कर देना। देखिए ठीक है जी, जान रहेगी ये चीज। चल, तो ऐसे ही रिडीमेबल वाला फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल आफ्टर टैक्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक बार फटाफट से मुझे कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल पार्ट वाले का फॉर्मूला बताएंगे क्या था। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 था। ठीक है, सेम फॉर्मूला, इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड करते हैं, टैक्स रेट को छोड़ देंगे, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है जो आपने डेट में यूज किया था, बस डेट में क्या था, इंटरेस्ट था और उसके बाद टैक्स कंपोनेंट लगाया गया था। यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड है और टैक्स रेट आपने अप्लाई नहीं करना है, बाकी फॉर्मूला रिमेन्स दी सेम। ठीक है जी, डिविडेंड दोबारा से सेम है, कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू है। नेट प्रोसीड्स भी सेम है, दैट इज इशू प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ इशू। रिडेम्पशन वैल्यू हमने क्या चीज डिस्कस की थी? हाँ जी, रिडेम्पशन वैल्यू किसको बोलते थे? ठीक है, जब रिडीम करेंगे आप जिस वैल्यू पे रिडीम करेंगे दैट बिकम्स द रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, तो द वैल्यू एट विच द शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड। ठीक है, तो जिस भी वैल्यू पे शेयर्स को आप रिडीम कर रहे हैं दैट बिकम्स द रिडेम्पशन वैल्यू। और एन हमने किसको बोला था? व्हाट वाज एन? नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, जितने सालों के बाद आप उस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल एन। ठीक है, चले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसको मुझे सॉल्व करके बताइएगा। अ कंपनी इशूड ₹10,000 9% preference share capital of ₹100 each at a premium of 10% to be redeemed after 5 years at a premium of 20%. Brokerage paid ₹1 per share. टैक्स रेट से 40%। आपने कैलकुलेट करके बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है हमने, वो कहता है कंपनी इशूड ₹10,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each at a premium of 10% to be redeemed after 5 years at a premium of 20%. Brokerage was ₹1 per share. टैक्स रेट आपको 40% दिया गया है। तो आप फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि फेस वैल्यू 10 लाख है, पहली चीज तो यहीं पर गलती कर दी है। ठीक है, 10 लाख नहीं है, फेस वैल्यू 10,000 रुपए है, ₹10,000 बोला है उसने, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है।
दैट इज ऑलरेडी रुपीज 10,000। तो ऑलरेडी ये फेस वैल्यू दी गई है कि फेस वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज की है। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000 टोटल फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय एक शेयर की 100। तो इसका मतलब है 100 शेयर्स की यहाँ पर कैलकुलेशन आपको पूछी गई है। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा 10,000 का 9%, दैट इज इक्वल टू 900 रुपीज। इशू प्राइस, ठीक है, 100 प्लस 10% इंटू 100 शेयर, दैट इज इक्वल टू 11,000 की वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ इशू, कॉस्ट ऑफ इशू उसने बोला 1 रुपया पर शेयर, तो 100 शेयर इंटू 100 रुपीज की कॉस्ट ऑफ इशू की वैल्यू बन जाएगी। नेट प्रोसीड, इशू प्राइस 11,000, कॉस्ट ऑफ इशू 100, दैट इज 10,900 रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद एन आपको बोला है 5 इयर्स के बाद इसकी रिडेम्पशन की जाएगी, तो एन 5 बन जाएगा। और एक चीज बची है रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू आपको बोला गया एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो 100 प्लस 20% 120 इंटू 100 शेयर, दैट इज इक्वल टू 12,000 रुपीज। अब सारी टर्म्स में फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो आपका केपी का आंसर निकल जाएगा। अगर किसी ने कैलकुलेट कर दिया तो बताएंगे व्हाट इज द आंसर, 9.78%। ठीक है, प्लीज एक बार फटाफट से बाकी लोग भी कैलकुलेट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसकी कॉस्ट या केपी की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो दो सोर्सेज ऑफ कैपिटल हमने डिस्कस कर लिए हैं, डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगला सोर्स क्या होता है, हाँ जी, अगला सोर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय सिंबल के ई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल दिस इज डिनोटेड बाय सिंबल के ई। ठीक है, अब इसमें 3-4 अप्रोचेज हैं जिससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के साथ ये नहीं लिखा होगा यूजिंग दिस अप्रोच। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस अप्रोच की गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आपने वो रिस्पेक्टिव फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अभी हम इसकी 3-4 अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। तो एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन आपको देखना होगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस अप्रोच के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट अप्रोच आती है, ठीक है, दैट इज द डिविडेंड मॉडल। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच दैट इज द डिविडेंड मॉडल। अब ये कब अप्लाई होता है, दिस इज अप्लाइड व्हेन देयर इज नो चेंज इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, वो कहता है डिविडेंड मॉडल हम तब अप्लाई करते हैं जब जो कंपनी ये डिविडेंड पे करती है वो सेम रेट ऑफ डिविडेंड हर साल पे करती है, डिविडेंड में कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो लिखना चाहते हैं वो भी लिख लीजिए, दैट इज अ कांस्टेंट डिविडेंड इज पेड एवरी ईयर। कि अगर हम बोलें कि एक कंपनी 10% डिविडेंड ही हर साल देती है, ना बढ़ता है ना कम होता है, तो उस केस में डिविडेंड मॉडल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डिविडेंड चेंज नहीं होता है हर साल जो कंपनी पे कर रही है, ठीक है, और वो चीज कांस्टेंट रहती है डिविडेंड की, तो उस केस में हम डिविडेंड मॉडल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और डिविडेंड मॉडल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है डिविडेंड। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर लेता हूं मैं कि डिविडेंड की बात की गई है तो टैक्स रेट अप्लाई नहीं करना, क्योंकि डिविडेंड हमेशा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से पे किया जाता है, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस नहीं है तो अगली प्रेफरेंस नेट प्रोसीड, अगर नेट प्रोसीड्स भी नहीं है तो अगली प्रेफरेंस फेस वैल्यू इनटू 100।
ठीक है, जो मैंने डिनोमिनेटर लिखा है इसी प्रेफरेंस में लेके चलना है। अगर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर गिवन है तो मार्केट प्राइस उठाना है, मार्केट प्राइस नहीं है तो नेट प्रोसीड्स यूज करेंगे, अगर नेट प्रोसीड्स पे नहीं है तो फेस वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड जो भी पे करती है कंपनी डिवाइडेड बाय एनी ऑफ दीज वैल्यूज इन द सेम सीक्वेंस जो भी आपको दिया गया है इनटू 100, वो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर या मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इज ₹50 पर शेयर। ठीक है, वो कहता है जो जिस भी कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसकी इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू आज की डेट में क्या चल रही है, दैट इज ₹50 पर शेयर। इट पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹4 per share over the years। ठीक है, वो कहता है ये कंपनी ₹4 पर शेयर डिविडेंड पे कर रही है कई सालों से। आपने कैलकुलेट करके बताना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन। आपको बोला गया है कि एक कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर्स की आज की डेट में मार्केट वर्थ चल रही है ₹50 पर शेयर की। ये कंपनी कुछ सालों से ₹4 पर शेयर डिविडेंड पे करती आ रही है। तो आपसे पूछा गया ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द गिवन कंपनी। ठीक है, तो ₹4 पर शेयर कांस्टेंट है ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। अब नहीं पता कि उसने कितने सालों से ₹4 पर शेयर पे कर रहा है, और कहीं चेंज के बारे में भी कहीं उसने क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ₹4 पर शेयर जो पे करता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक अभी भी पे करता चला जाए। ठीक है, तो डिविडेंड मॉडल अप्लाई करते हैं जिसमें हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। तो डिविडेंड हमने बात की है ₹4, मार्केट प्राइस इज 50 इनटू 100, तो इसका मतलब 8% हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। प्लीज एक बार इसको देख के बताइएगा। वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी कोई चीज अगर नहीं समझ आती है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ जी, बोलेगा प्लीज एक बार, यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ जी ध्रुव, आपने कुछ बोला? सिंपल सी चीज है। तो अगर डिविडेंड चेंज नहीं होता तो आपने डिविडेंड मॉडल के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कर देनी है। ठीक है, अप्रोच नंबर 2 दैट इज डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल। पहले बात करते हैं कि ये कब अप्लाई करना है। दिस इज अप्लाइड व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। वो कहता है कि डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल किस केस में अप्लाई हो जाएगा। वो कहता है उस केस में अप्लाई होगा जब एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो भी कंपनी है वो हर साल 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करती है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, मतलब 10% ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं कि एवरी ईयर द डिविडेंड ग्रोज बाय 10%। जरूरी नहीं है कि ग्रोथ यहाँ पर प्लस ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि हर बार जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव टर्म्स में ही होगी। नेगेटिव ग्रोथ का क्या मतलब है, डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको दिया हो सकता है कि आने वाले सालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी 5% डिविडेंड पिछले सालों से कम देती जाएगी, तो वो डिक्लाइनिंग रेट आपको दिया है कि कमिंग ईयर्स में 5% डिक्लाइन रेट आपको मतलब डिक्लाइन होता जाएगा डिविडेंड। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया गया है कि जब एक कांस्टेंट इंक्रीज या एक कांस्टेंट डिक्रीज इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स इन द कमिंग नंबर ऑफ ईयर्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो उस केस में हम डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल अप्लाई करते हैं।
एक बार ये चीज बताना जो मैंने बोली है, ये चीज समझ आती है सबको? ठीक है, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स होगा तो उस केस में डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल लगानी है। ठीक है, फॉर्मूला या नाम समझ जाना, प्लस ग्रोथ, ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है तो माइनस में चला जाएगा। तो इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिविडेंड डिवाइडेड बाय सेम वही चीज इन द सेम प्रेफरेंस मार्केट प्राइस, नहीं गिवन तो नेट प्रोसीड्स, अगर वो भी नहीं गिवन तो फेस वैल्यू, इनटू 100 प्लस और माइनस द ग्रोथ परसेंटेज, प्लस इन द केस इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको दिया है, नेगेटिव इन द केस अगर आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड दिया गया। ठीक है, तो यहां तक ये फॉर्मूला सेम था, प्लस या माइनस जो भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड दिया है वो यहां पर आपने इसमें अप्लाई कर देना है। ठीक है जी। अब डिविडेंड, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान रखनी है, डिविडेंड कौन सा होगा? डिविडेंड ऑफ करंट ईयर होगा। ठीक है, तो जिस भी ईयर की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, डिविडेंड उस साल का आपने अपने फॉर्मूला में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिखते हैं, अ कंपनी पेड ₹2 per share as dividend for the year 2019-20। ठीक हो गया था, एक कंपनी ने ₹2 पर शेयर डिविडेंड दिया था फॉर द ईयर एंडिंग 2019 एंड 20। द कंपनी एक्सपेक्ट अ ग्रोथ रेट ऑफ 10% in the payment of dividend। ठीक है, द कंपनी एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ 10% in the payment of dividend in the coming years। The current market price of the share is say ₹40। तो अब आपने कैलकुलेट करना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, एक बार फटाफट से क्वेश्चन लिखिए फिर डिस्कस करते हैं। वो कहता है, अ कंपनी पेड ₹2 पर शेयर एज अ डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 2019 एंड 20। द कंपनी एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ 10% in the payment of dividend in the coming years। The current market price of the share is ₹40। Calculate cost of equity for the year ending 2020-21। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन को। मैंने लिख दिया है कि हमें कैलकुलेट करके बताना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा फॉर द ईयर एंडिंग 2020 एंड 21। ठीक है, लिख लिया सबने क्वेश्चन? चले, पहले तो ये देख के बताइए किस स्टेटमेंट से आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ 10%, वो कहता है आने वाले सालों में हम 10% डिविडेंड जो है वो इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको दिया है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो इसका मतलब ग्रोथ मॉडल वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, जिसमें मुझे क्या चाहिए? करंट ईयर डिविडेंड अपॉन करंट ईयर मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस द ग्रोथ परसेंटेज। ठीक है, तो करंट ईयर मार्केट प्राइस वो तो आपको दिया है, करंट मार्केट प्राइस इज ₹40 पर शेयर। फटाफट से कोई मुझे बताएगा करंट ईयर डिविडेंड कितना है? ₹4 पर शेयर। हाँ जी, कोई बताएगा जी व्हाट इज द करंट ईयर डिविडेंड? ₹4 है या कोई और चीज होगी? 2 प्लस 10%। ठीक है, अभी विष्णुप्रिया ने बोला कि डिविडेंड फॉर 2019-20 दिया है जी क्वेश्चन में, दैट इज ₹2 पर शेयर। पर मुझे 1920 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 2020-21 की वैल्यू चाहिए। तो विष्णुप्रिया ने क्या किया, इसमें 10% ग्रोथ जो आपको बोला गया था वो ऐड कर दिया। तो 2 का 10% दैट इज इक्वल टू 20 पैसा पर शेयर उसने ऐड कर दिया, और डिविडेंड फॉर 2020-21 का आंसर निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू ₹2
20 पैसा पर शेयर। हाँ जी, क्या इन्होंने ठीक की है कैलकुलेशन या किसी के दिमाग में कोई और कैलकुलेशन आती है? हाँ जी, क्या ये कैलकुलेशन सही लगती है आप लोगों को या कोई गलती है इस चीज में? बोलिए प्लीज, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। 4 रुपीज कहाँ पर है? ये करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 40 रुपीज है जी। ये तो करंट मार्केट प्राइस दिया गया है 40 रुपीज, 4 नहीं है 40 है। ठीक है। हाँ जी, बाकी लोग जतिक, विशाल, अरहम, अर्जुन, युवराज, आपको क्या लगता है? ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल परफेक्ट उसने किया है। पिछले साल हो गया था, कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड दिया था और हमें पता है कि करंट ईयर ऑनवर्ड 10% डिविडेंड पिछले साल से बढ़ता जाएगा। तो अगर पिछले साल 2 रुपए था, इस बार 10% बढ़ के वो 2 रुपए 20 पैसे का डिविडेंड बन जाएगा। बिल्कुल ठीक इन्होंने कैलकुलेशन की है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फॉर्मूला में डालते हैं डिविडेंड, दैट इज 2 रुपीज 20 पैसा। ठीक है, उसके बाद मार्केट प्राइस 40 रुपीज इंटू 100, ग्रोथ रेट पॉजिटिव इंक्रीजिंग ट्रेंड है प्लस 10%। तो देखना ये कितना आता है, 5.5। ये कितना आएगा जी? 5.5 आ रहा है शायद। ठीक है, तो 5.5% प्लस 10% दैट इज इक्वल टू 15.5%। अब दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका 10% ऐड कराते हैं। नहीं जी, वो भी एक परसेंटेज टर्म है, वो भी एक परसेंटेज टर्म है नॉर्मल, इसको एडिशन में आपने करके दिखाना है। 5.5 का 10% आपने इंक्रीज नहीं करना है। ठीक है जी, तो ये भी एक परसेंटेज का आंसर है, ये भी परसेंटेज है, नॉर्मल ऐड कर देना है। पहली टर्म का उतना परसेंटेज आपने ऐड करके आंसर नहीं निकालना। देखिएगा ये चीज समझ आती है? ठीक है, क्लियर है? तो ये सेकंड हमारी अप्रोच थी या सेकंड मॉडल, दैट वाज द डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल। थर्ड इसमें आती है अप्रोच 3। हाँ जी, सॉरी क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो थर्ड अप्रोच दैट इज द अर्निंग मॉडल। ठीक है, थर्ड हमारा जो अप्रोच आती है दैट इज द अर्निंग मॉडल। ठीक है, अब ये कब अप्लाई होती है? दिस इज अप्लाइड व्हेन earnings per share are given instead of dividend। ठीक है, अगर आपने पहले दोनों अप्रोचेस देखा है, दोनों में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में जो टर्म है दैट इज डिविडेंड्स की बात की गई है। वो कहता है अगर क्वेश्चन में डिविडेंड की जगह अर्निंग्स पर शेयर दिया गया है तो उस केस में आपको अर्निंग्स मॉडल से इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आंसर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज इक्वल टू अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस नेट प्रोसीड्स या फेस वैल्यू इनटू 100। इसके साथ भी अगर ग्रोथ है तो प्लस माइनस दी ग्रोथ परसेंटेज। ठीक है, ये नॉर्मल भी हो सकता है विदाउट द ग्रोथ या विद द ग्रोथ भी आपको दिया गया हो सकता है। ठीक है, बस डिविडेंड की जगह फॉर्मूला में अर्निंग्स पर शेयर चला जाएगा। अगर ग्रोथ रेट है तो ग्रोथ रेट के साथ फॉर्मूला लग जाएगा, अगर ग्रोथ रेट नहीं है तो विदाउट द ग्रोथ रेट ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है जी, बस चेंज क्या है, पहले तो फॉर्मूला से डिविडेंड नहीं है क्वेश्चन में, उसकी जगह अर्निंग्स पर शेयर दिया गया है। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर डायरेक्टली भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है या इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी गई हो सकती है जिससे आपको अप्लाई करते हुए पहले ईपीएस भी कैलकुलेट करना होगा। लास्ट सेमेस्टर में हमने ईपीएस रेशियोज में डिस्कस किया था, किसी को अगर फॉर्मूला याद हो, व्हाट वाज द फॉर्मूला? हाँ जी, अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकालते थे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, तो ये हमारा अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला है। डायरेक्टली भी गिवन हो सकता है अर्निंग्स पर शेयर फॉर्मूला क्वेश्चन में, या ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इतने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इतने हैं, तो पहले ईपीएस आपको कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद फॉर्मूला में अप्लाई करते हुए कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने कैलकुलेट करना होगा।
देखिए प्लीज, कोई टर्म अगर नहीं समझ आती मैं एक्सप्लेन करता हूँ वापस से। ठीक है, मैं एग्जांपल नहीं करवाता, आप लोग कह रहे हैं एमएसटी है, तो एक बार फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट फटाफट से एक लास्ट अप्रोच पे लिख लेते हैं, अप्रोच नंबर 4, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएपीएम मॉडल भी बोल देते हैं। ठीक है, अभी जैसे कोनो को ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो इनका एमएसटी हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सीएपीएम मॉडल इसको बोला जाता है। इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। ठीक है, आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ, फॉर्मूला याद करना है, बाकी सारी चीजें आपको गिवन होंगी। ठीक है, जिसमें आरएफ क्या होता है, दैट इज द रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, बीटा आपका एक कोएफिशिएंट ऑफ रिस्क होता है, और आरएम आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज इक्वल टू आरएफ, दैट इज द रिस्क फ्री रिटर्न, प्लस द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्क जिसको बीटा बोलते हैं, इनटू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस द रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, प्लीज तो एक बार देख लीजिएगा, तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं या 4 मेथड्स हैं जिससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आती मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं।